हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करेंगे। डिजीज़, कुछ बीमारियों के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा जो फ्रिक्वेंटली अलग अलग एग्जाम में नीट जैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्लस आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। क्योंकि जैसे आपसे मैं पूछूं कि हिचकी क्यों आती है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब हमको कोई याद करता है, ठीक है, कोई याद करता है तो हमको हिचकी आती है। बट व्हाट इज़ द बेसिक साइंटिफिक रीजन बिहाइंड हिचकी, ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जम्हाई के पीछे कारण क्या है, खांसी जो आती है उसके पीछे कारण क्या है, इन सब चीज़ों को और बहुत सारे नॉलेजफुल चीज़ें आपको इस वीडियो से मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो डिजीज़ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक अस्थमा के बारे में, इम्फाइजेमा के बारे में, ब्रोंकाइटिस के बारे में, तीसरा हो जाएगा और चौथा होगा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, खांसी, छींक, हिचकी, जम्हाई। ठीक है, फिर क्या होता है जब हम ज़्यादा हाइट पे, ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी हैं ब्रीदिंग से संबंधित, लाइक यूपनिया, एपनिया, हाइपोएपनिया, हाइपर एपनिया, डिस्निया। ये एक प्रकार का एलर्जिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक प्रकार का एलर्जी से होने वाला बीमारी है। इसमें होता क्या है, जो हमारे लंग्स में जो एयर को पहुंचाते हैं, ठीक है, एयरवे ऑफ लंग्स, ठीक है, एयरवे ऑफ लंग्स, लंग्स में जो वायु को पहुंचाते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब होता है प्रदाह या शोथ। ठीक है, एक प्रकार का समझ सकते हैं कि उनमें इन्फेक्शन नहीं, संक्रमण अलग चीज है। इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, स्पाज्म वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। एक तरह से क्या कह सकते हो आप, रास्ता सिकुड़ गया है ना। जैसे सिकुड़ जाना मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाना, तो रास्ता, हवा ले जाने वाला रास्ता जो हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को एयर लेकर जाता है, वो रास्ता क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। अब इसके कारण से रास्ता सिकुड़ जाता है, तो इसके कारण से जब वो पेशेंट या वो व्यक्ति जिसको अस्थमा है, जब वो सांस लेगा, ठीक है, तो उसको डिफिकल्टी होगी, ये रास्ता जाम हो गया है। ठीक है, जैसे देखो ट्रैफिक जाम रहता है तो आपको आने जाने में तकलीफ होती है, वैसे ही एयर का जो रास्ता जाम हो जाता है तो एयर को आने जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग, सांस लेने में इनको तकलीफ होगी, एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है अस्थमा का। दूसरा होता है एक व्हीजिंग साउंड, जब वो सांस लेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियरली एक आवाज सुनाई देगी। ठीक है, देखो ब्रीदिंग जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जब हम एयर को अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन कहा जाता है उसको, और दूसरा जब हम एयर को अपने लंग्स से, फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, उसको एक्सपिरेशन कहा जाता है। तो सब कोई तो सांस ले ही रहे होंगे, है ना, तो आप लोग देख लो, है ना, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, तो ये रिदम से चलते रहता है, लयबद्ध तरीके से चलते रहता है। तो एक्सपिरेशन के टाइम पे ना एक व्हीजिंग साउंड होगा, इट इज लाइक ऐसा। किनको, अस्थमेटिक पेशेंट को। नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा नहीं होगा, सामान्य व्यक्ति को तो सांस लेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसी पे एक गाना बन जाएगा, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। ठीक है बहुत ही खतरनाक, क्या क्या याद आ जाता है टीचर लोग को भी। एनीवे, तो व्हीजिंग साउंड क्लियर है, अस्थमेटिक पेशेंट को ये व्हीजिंग साउंड होगा। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब इनका अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, ठीक है, पूरा आपको सीबीसी नहीं बताएंगे। तो इनका जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इनके ब्लड में या सीरम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgE, ये क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, है ना, ये प्रोटीन होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो IgE की जो मात्रा है इनके ब्लड में बढ़ी हुई रहेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, एक तरह से आप इसको क्या समझ सकते हैं, एंटीबॉडी, इनकी मात्रा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी एलर्जिक डिजीज में, कोई भी टाइप का एलर्जी हो, IgE की मात्रा क्या होती है, ब्लड में बढ़ जाती है। साथ ही साथ में एक प्रकार का WBC होता है, इओसिनोफिल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, उनका एक प्रकार है इओसिनोफिल, इनकी भी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अस्थमा के केस में भी और किसी भी एलर्जी के केस में इनकी संख्या या नंबर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है, जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इओसिनोफिलिया। ठीक है, इसको कहते हैं इओसिनोफिलिया। तो दो चीजें ध्यान रखना है, IgE का मात्रा बढ़ जाएगा, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और इओसिनोफिल्स की जो नंबर है, संख्या है, ये बढ़ जाएगी। कौन से केस में, अस्थमा के या किसी भी एलर्जिक डिसऑर्डर में। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं इलाज में क्या प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे दवाई का नाम नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में कि कौन सी मेडिसिन दिया जाता है अस्थमा पेशेंट को। ठीक है, तो देखिए इनको ब्रोंकोस्पाज्म हुआ था, मतलब इनका ब्रोंकियोल जो था वो सिकुड़ गया था, रास्ता जाम हुआ था,
एयर का, तो उसको क्या करना है, रास्ता को फैलाना है, ठीक है, फैलाना है, डायलेट करना है, फैलाने को इंग्लिश में कहा जाता है डायलेट करना। तो इनको ना ब्रोंकियो डायलेटर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ब्रोंकियो डायलेटर, जो ब्रोंकोस्पाज्म को क्या करेगा, डायलेट कर देगा, ताकि एयर आसानी से अंदर बाहर हो सके, ठीक है। और साथ में कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को थोड़ी देर समय के लिए कम कर देते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं स्टेरॉइड, क्योंकि ये एलर्जिक डिसऑर्डर है। और एलर्जी क्या होता है, एक प्रकार का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। हमारे इम्यूनिटी की या हमारे इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स करना ही एलर्जी होता है। तो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कम करने के लिए ये दिया जाता है। एक दवाई का नाम मैंने लिखा है सैल्ब्यूटामॉल, ये एक प्रकार का ब्रोंकियोडायलेटर है, ठीक है। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, ब्रोंकियोडायलेटर, कार्टिकोस्टेरॉइड और एक दवाई का नाम है सैल्ब्यूटामॉल। तो ये अस्थमा के पेशेंट को ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है, ठीक है। मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर में जाके आप खरीद के किसी को दे दिए, ठीक है, क्योंकि ड्रग, मेडिसिन, ये सारा डोज वगैरह ये सब डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा जो बीमारी है इम्फाइसेमा, ठीक है, सेकेंड डिजीज है इम्फाइसेमा। ये क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज मतलब तो बीमारी समझ गए, क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसको विकसित होने में, डेवलप होने में लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में डेवलप हो, ठीक है। उसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। जो जल्दी से डेवलप हो जाता है उसको एक्यूट डिजीज कहा जाता है, और जिसको डेवलप होने में लंबा समय, सालों लगता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक, है ना। इसका जो मेजर कॉज है, मुख्य कारण है इम्फाइसेमा का, जो मेन कॉज है वो है धूम्रपान, ठीक है। स्मोकिंग, बीड़ी हो, सिगरेट हो, सिगार हो, कुछ भी हो, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो, वो इसका मेन कारण है इम्फाइसेमा का। परीक्षा में पूछा जाता है इसका मुख्य कारण क्या है, स्मोकिंग है। तो लंबे समय तक अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, तो उसके लंग्स में क्या होगा, जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वायुकूप कहा जाता है जिनको, जो लंग फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं, और उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इलास्टिसिटी का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे कि इसको आप या तो लंग ले लो या फिर एल्वियोलाई, कुछ भी मान सकते हो। अरे सर ये तो बलून है। अरे भैया, जब गणित में जब आप एक्स को ये मान लेते हो, वाई को वो मान लेते हो, तो इसको भी लंग्स को या एल्वियोलाई मानने में क्या दिक्कत है ना, जो कि है ना, गणित में आप मानते हो एक्स ऐसा है, वाई ऐसा है, जो कि होता ही नहीं है। कहीं एक्स वाई दिखा आपको जीवन में, कहीं देखा आपने एक्स वाई, फिर भी मानते हो ना कि एक्स है। तो एनीवे, ये क्या है, लंग का एल्वियोलाई है। तो एयर जब इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये जब इलास्टिक रहेगा, प्रत्यास्थ रहेगा, तभी इस तरीके से, लाइक समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से एयर अंदर और बाहर हो सकेगा। आप इसको लंग्स भी मान लो तो भी एयर जो है मतलब इलास्टिक होना जरूरी है, ठीक है। जब इसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, इसका जो लचीलापन है, ठीक है, वो जब चला जाएगा तो एयर ठीक से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड न तो अच्छे से बाहर जा पाएगा और न ही बाहर से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा पाएगा। तो इसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, किसमें, इम्फाइसेमा में। एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता घट जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कुल मिला के जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है, श्वसन का जो सतह है, वो कम हो जाता है। गैसों के विसरण के लिए, गैसों के डिफ्यूजन के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा एल्वियोलाई फंक्शनल रहेंगे, उतना अच्छा लंग कैपेसिटी रहेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया घट जाता है। मुख्य कारण आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा इम्फाइसेमा का, तो वो होता है स्मोकिंग, ठीक है। इसलिए जगह जगह पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग। तीसरा डिजीज है ब्रोंकाइटिस। देखिए ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रदाह या शोथ होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज एयरवे इन लंग्स, मतलब बड़े आकार के और मध्यम आकार के जो वायु का रास्ता, एयर का जो रास्ता है, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया है ना, तो ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन को सीधे सीधे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब ये रास्ता, एयरवे का मतलब है रास्ता, इसमें भी रास्ता जाम होता है। जैसे ये पेन है, पेन के अंदर में एक कैविटी लुमन होगा, है ना, अंदर में, ठीक है। तो उस रास्ता को आप समझ लो कि वो क्या हो गया, सकरा हो गया है। वो रास्ता क्या हो गया है, सकरा। इस तरीके का है, ये 2 में बना रहा हूं, ये नॉर्मल है। अब इसके अंदर इसको क्या कर दो आप लोग, इस तरीके का ऐसे सकरा कर दो, इस तरीके का, ठीक है। तो एयरवे जो है नैरो हो गया है, ठीक है। इसका ये लुमन वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, नैरो या सकरा हो गया, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या आएंगे, जिस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस रहेगा उसके सिम्टम क्या आएंगे। तो जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसमें एक प्रमुख लक्षण होता है कफ, खांसी, ठीक है। अब इसमें कफ आएगा पेशेंट को, और साथ में क्या निकलेगा, म्यूकस भी निकलेगा,
ठीक है ना। कफ के साथ साथ में क्या निकलेगा, म्यूकस भी निकलेगा। व्हीजिंग साउंड भी हो सकता है इस मरीज को। व्हीजिंग साउंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सपीरेशन के टाइम पे जब है ना सांस जब छोड़ते हैं उस समय एक आवाज आती है, ठीक है, तो व्हीजिंग साउंड भी देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, जो उसका सांस होगा ना छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है। हम लोग जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। रामदेव बाबा का एग्जाम्पल मत लीजिएगा, बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं रामदेव बाबा, उनको वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक नॉर्मल व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम प्रति मिनट सांस लेते हैं तो 12 से 16 लगभग पर मिनट होता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब समझिए कि उसका सांस जो है छोटा हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी सांस लेगा। इट इज लाइक दैट कि हाफने टाइप का आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ में उसके सीने में दर्द होगा, ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, तकलीफ होगी सीने में, तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है। उसको ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसका लुमन जो है रास्ता सकरा हो गया है, तो रास्ता सकरा हो गया है तो पूरी तरह से एयर लंग्स में जा नहीं पा रहा है, तो जल्दी जल्दी सांस लेके। अब शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है कि हमारे बॉडी को इतना जितना ऑक्सीजन लगेगा वो रिक्वायरमेंट तो बना रहेगा, रास्ता भले जाम हो गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहा जाता है। और उसको सीने में क्या होगा, तकलीफ होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो मेरे ख्याल से ये बीमारियां क्लियर हैं आपको, अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस। अगला डिजीज जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उस व्यक्ति का कार्य क्या है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय को कहा जाता है, ठीक है। तो अब सभी व्यवसाय वालों को ये नहीं होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक सिलिकोसिस है, दूसरा एस्बेस्टोसिस है। तो आप लोग देखिएगा, जैसे कुछ लोग खदान वगैरह में, माइनिंग वगैरह में काम करते हैं, खदान में काम करते हैं, जहाँ पे पत्थर वगैरह तोड़ा जाता है ना, गिट्टी पत्थर ऐसा तोड़ा जाता है, तो जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, ठीक है। सिलिका डस्ट उड़ता है, एस्बेस्टस उड़ता है, कोयला का डस्ट उड़ता है। तो ये डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गया, जैसे जहाँ पे गिट्टी वगैरह टूट रहा है, तो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे होते हैं या जो भी व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा होता है, उनको ये खतरा रहता है, उनको इनका एक्सपोजर होने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सांस लेने के दौरान में ये जो डस्ट के पार्टिकल हैं ये फेफड़ों में चले जाते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर एक्सपोजर होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन आप घूमने गए, विजिट करने गए तो आपको सिलिकोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई लंबे समय तक इस जगह पे काम कर रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल, तो क्या होगा कि उनका जो फेफड़ा है, ठीक है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल पड़ेगा, इलास्टिसिटी चली जाएगी। जो लंग्स की जो है, अभी इसको लंग्स मान लो आप लोग, हार्ट जैसा दिखता है तो इसको लंग्स मान लो, तो इसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, मतलब इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन है, वो कम होते जाएगा। फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं तो इलास्टिसिटी चली जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, तो सबसे पहली बात, एक बार इलास्टिसिटी चला गया तो उसका इलाज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया उपाय है प्रिवेंशन, बचाव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो बचाव का सिंपल तरीका है जॉब छोड़ दो, है ना। ऐसा नहीं करना कि है ना अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो मैं अपना ऑक्यूपेशन ही छोड़ दूं, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आजकल मास्क आते हैं, है ना। अभी तो कोरोना के केस के कारण दुनिया भर है ना, नॉर्मल केसेस में भी लोग मास्क पहन ही रहे हैं, तो नॉर्मल मास्क पहन के काम करना चाहिए। तो मास्क से डस्ट अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हाईली पॉल्यूटेड एरिया होते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह चले जाइए आप, तो वो हाईली पॉल्यूटेड एरिया है, वहां पे देखना चारकोल मास्क पहने रहते हैं, ठीक है। एलियन टाइप का दिखाई देते हैं वो लोग, है ना, वो मास्क लगाए रहते हैं, चारकोल मास्क। तो चारकोल क्या करता है, वायु से प्रदूषण को, या जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो चारकोल मास्क पहन सकते हैं, या नॉर्मल मास्क भी पहना जा सकता है। तो वेयर मास्क, तो यहाँ पे जितने भी वर्कर होंगे, ठीक है, जो स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर कोयला वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पे पत्थर तोड़ा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के जितने भी वर्कर हैं उनको ऑलवेज मास्क पहन के काम करना चाहिए, चाहे कोरोना है या चाहे नहीं है, ठीक है। हालांकि आजकल तो ये किया ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चारों डिजीज आपको क्लियर हो गए हैं, अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। 2 एग्जांपल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ठीक है। इसका प्रमुख लक्षण है लंग फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू डेवलपमेंट हो जाता है लंग्स में। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी पे, जैसे कि कफ क्या है, स्नीजिंग क्या है, हिकअप और यार्निंग, ठीक है। खांसी, छींक, हिचकी और जम्हाई। तो खांसी, अभी 2-3 बार इस वीडियो में मैंने ही खांस दिया है ना। तो खांसी क्या है, आप खांस के देख लो। आपको इसको रेस्पिरेशन की टर्मिनोलॉजी में बताना है।
रेस्पिरेशन में मैंने बताया कि 2 पार्ट होते हैं, एक जो होता है इंस्पिरेशन, और दूसरा क्या होता है, एक्सपीरेशन, है ना। इंस्पिरेशन का मतलब एयर को अंदर लेना, एयर अंदर, और एक्सपीरेशन का मतलब होता है एयर बाहर। आ गया बात समझ में? ठीक है, तो ये 2 पार्ट के रूप में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है, जो जैसे कफिंग का आप लोग देखो, है ना, जैसे कफ, है ना, खांसते हैं तो जनरली कैसे खांसते हैं हम लोग, एक तो मैंने क्या किया, एक लंबा सांस लिया, एक प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, ठीक है, एक लंबा क्या लिया बेटा, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, देन फोर्स्ड एक्सपिरेशन है, कफ, खांसी फिर से, ठीक है ऐसा, ठीक, हो सकता है आपको ऑडियो ज्यादा आ रहा होगा। तो हमने एक लंबा गहरा सांस लिया, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन देन फोर्स एक्सपिरेशन। कभी भी एग्जाम में आता है ना तो ये टर्म याद रखिएगा। कफिंग में क्या किया मैंने, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, ठीक है, लंबा एक सांस लिया, देन फोर्स्ड, बलपूर्वक एक्सपिरेशन। समझ में आ गया? ठीक है, बलपूर्वक मैंने सांस छोड़ा, तो ये होता है कफिंग, खांसना। ठीक है, दूसरा बेटा छींकना। छींकने में क्या होता है, ठीक है, जब नेजल म्यूकोसा, नाक के अंदर में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, नेजल जो कैविटी है, इसका म्यूकोसा किसी भी चीज से इरिटेट हो जाता है, मतलब कई बार किसी सुगंध से, स्मेल से, जैसे आप देखो किचन में जैसे छौंकते हैं, तड़का लगाते हैं ना, किचन में घुसिएगा, तड़का लगा रहे हैं, मिर्ची वगैरह ज्यादा डाल दिया है, उसका धुआं निकल जाता है ना, मिर्ची का धुआं निकलता है, तो छींक आ जाती है। क्यों? क्योंकि नेजल जो म्यूकोसा है, ठीक है, नाक का, उसमें सुगंध लेने के लिए, स्मेल लेने के लिए, ठीक है, सेंस होते हैं, ठीक है, तो उससे जैसे ही वो ऐसा गंदा सा स्मेल आ गया, कुछ उटपटांग से स्मेल आएगा, ठीक है, तो हमको छींक आ जाती है। तो छींक भी क्या है, छींक के देख लो, फोर्स एक्सपीरेशन है। छींक के समय आप सांस अंदर थोड़ी लेते हो, छींक के समय हम लोग क्या करते हैं बेटा, एयर को बाहर और बलपूर्वक निकालते हैं, ठीक है, ऐसा, और उसके साथ कुछ कई बार का मटेरियल भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखना, छींकते हैं तो बहुत सारा डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल आपके अंदर में जमा हुआ है। तो ये भी क्या है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन। समझ में आ गया? बलपूर्वक निःश्वासन बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है, छींकना। और क्यों होता है, इट इज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। समझ में आ रही बात? हमारे जो नेजल के, नाक के अंदर में म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इरिटेशन होता है किसी भी कारण से, स्मेल वगैरह से हो गया, या डस्ट वगैरह चला गया, धूल चला गया, तो उस कारण भी छींक आ सकती है। तो जिनको एलर्जी वगैरह रहता है ना किसी चीज से, उनको ज्यादा छींक आता है। ठीक है, जिनको एलर्जी है किसी चीज के से, कोई भी चीज से, तो उनको बार बार छींक आता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हिचकी, है ना, हिचकी क्यों आता है, बच्चों से मैंने पूछा तो 99% बच्चों ने बताया सर जब हमको कोई याद, बचपन से यही सुना है, हम जब भी हिचकी लेते हैं है ना, तो उसमें हमको क्या बोला जाता है कि कोई याद कर रहा है, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, कि कोई याद कर रहा है तो हमको हिचकी आ रही है। ऐसा जरूरी थोड़ी यार कि सबको याद करें, कई लोग को याद करने वाला कोई रहता ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कि है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद करने वाला कोई रहता नहीं है, तो फिर उसको भी तो हिचकी आती है, राइट ना। तो उसको क्यों आती है हिचकी, एक है क्या, पहले हिचकी पहले देखते हैं, है ना, हिचकी लेके देखते हैं तो हिचकी के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस अंदर ले रहा हूं और आवाज भी निकल रही है। समझ में आ रहा है? मतलब यार अब आएगा हिचकी, नेचुरल हिचकी, ये तो मैं जानबूझ के ऐसा एक्टिंग कर रहा हूँ। तो हिचकी आएगी ना, तो आप लोग देखना, हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, सांस को अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, राइट ना, और उसके साथ में एक आवाज भी आता है, तो नॉइज। ठीक है, क्या आता है, नॉइजी। नॉइजी मतलब आवाज के साथ, इंस्पिरेशन है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आवाज के साथ सांस को अंदर लेना। और क्यों होता है, जब हमारा डायफ्राम इरिटेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? डायफ्राम मतलब ये जो हमारा जो ऊपर का थोरेसिक कैविटी है और नीचे का जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके बीच में एक दीवार है, डोम शेप दीवार है ऐसा। ठीक है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम के इरिटेट होने से हमको क्या आता है, हिचकी आता है। जब भी डायफ्राम इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, तो हमको हिचकी आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि कोई हमको याद कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा है जम्हाई। ठीक है, जम्हाई क्यों आता है और क्या चीज है जम्हाई, आप जम्हा के देख, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप दूसरे को जम्हाते हुए देखेंगे या जम्हाई के बारे में सोचेंगे, अभी तो आपको जम्हाई आ जाएगा। देखो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, यहां तक आप पर धैर्य है, आप जम्हा रहे हो। ठीक है, अब लगे जम्हाने में नींद आ रहा है ना। हमको क्या लगता है, हमको जम्हाई के टाइम पे हमको जब नींद आ रहा होता है तो जम्हाई आता है, या फिर कोई क्लास या लेक्चर। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में बेटा ये बहुत खतरनाक चीज है जम्हाई। कोई क्लास या लेक्चर बोरिंग हो जाता है, कोई टीचर बहुत बोरिंग पढ़ाता है तो जम्हाई आ जाता है।
समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से किस तरीके का कनेक्शन है कि जम्हाई एक्चुअली है क्या, आप लेके देखो। जम्हाई में हम लोग क्या करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं क्या? अब जम्हाई लेके देखो, कई लोगों को तो आ गया होगा। तो जम्हाई में हम सांस लेते हैं और एक लंबा इंस्पिरेशन लेते हैं, लंबा, ठीक है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन। क्या होता है बेटा, ये प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, ठीक है। तो मैंने इसका एक साइंटिफिक रीजन निकाला हुआ है, हालांकि किसी पुस्तक में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने लॉजिकली देखो। स्टूडेंट लाइफ में देखना जम्हाई ज्यादा आता है ना, आप क्लासरूम में बैठे हो, है ना, तो आपको जम्हाई ज्यादा आएगा, है ना। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एक क्लासरूम में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, खिड़की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर 100 लोग एक जगह बैठे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ गया ना यार, ठीक है, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, सब कोई रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वहाँ खत्म होने लगता है। तो जितने लोग बैठे हैं ना, उनके भी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, थोड़ी बहुत कमी होने लगती है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार दूसरा ना सांस ले ले, ये लोग मत ले लें पूरा, तो हम लोग एक साथ पूरा एयर को ज्यादा खींच लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जम्हाई यार्निंग का एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन क्या है, तो आपको क्या आंसर क्या करना है कि जब हमारे ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लो या कम हो जाता है, ठीक है, किसमें बेटा, ब्लड में, है ना, समझ में आई बात। तो ब्लड इन्वायरमेंट से हमको मतलब नहीं है ना, वातावरण थोड़ी जम्हाई ले रहा है, जम्हाई तो आप ले रहे हो, जम्हाई तो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाता है, ठीक है, ये प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन इसका है ना, जम्हाई का, ठीक है। तो अब ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन के कम होने के कारण जम्हाई आता है, और जम्हाई में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, एक लंबी सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसलिए टीचर होना ना मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है, क्योंकि मैंने कहा जम्हाई, आप दूसरे को जमाते हुए देखेंगे तो आपको भी जम्हाई आएगा, ठीक है। अब हम लोग बेटा पढ़ाते रहते हैं, हमारे सामने 200 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें से ना अल्टरनेट लोग जम्हाई लेते ही रहते हैं। मेरी क्लास तो ऐसे भी बहुत अर्ली मॉर्निंग लगती है ना, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो चलो ठीक है, बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो है ना, जब भी मैं देखता हूँ बच्चों की साइड में ना, है ना, तो मैं ब्लर कर देता हूँ अपनी इमेज को, ब्लर इन द सेंस ये कोई ये जमा रहा है, वो जमा रहा है, ये जमा रहा है, वो जमा रहा है, और होता ही है। आप कितना भी इंटरेस्टिंग पढ़ाओ, सुबह सुबह उठ के बच्चे आते हैं, आधे तो नींद से नहीं उठे रहते हैं, और आधों को लेक्चर बोरिंग भी लगता होगा, आई थिंक, है ना। तो ये एक कारण है, ठीक है। और क्लासरूम में जो नींद आता है, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। क्लासरूम में जो नींद आता है वैसी नींद बेटा दुनिया में कहीं नहीं आती, उतनी सुकून की नींद, लेकिन सो नहीं पाते हैं, ठीक है, और खास करके हमारे जैसे टीचर हो तो। चलिए अब बात कर लेते हैं ना कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ऊंचाइयों पर जब आप जाते हो, ठीक है, तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म जो चेंजेस आते हैं, और दूसरा देखेंगे लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम लोग हाइट पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, तो देखिएगा हाई एल्टीट्यूड पे ग्राउंड लेवल के कंपेयर में, जैसे अभी हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के कंपेयर में, जैसे मैं शिमला चले जाऊं, मनाली चले जाऊं, हिमालय चले जाऊं, हिमालय ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के कंपेयर में ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, शरीर तो हमारा वही है, ठीक है, तो हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो तो उतनी ही रहेगी, ऊपर में वातावरण में ही ऑक्सीजन कम है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो श्वसन का जो दर है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, बढ़ जाता है इमीडिएट, ठीक है। तुरंत क्या होगा, जैसे ही मैं जाऊंगा ऊंचाई पर, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, श्वसन की दर सामान्य की तुलना में बढ़ जाएगी। अब श्वसन की दर बढ़ गई, अब मैं जल्दी जल्दी सांस लेने लगा, पहले 12 से 16 पर मिनट ले रहा था, अभी मान लो कि 25 से 30 पर मिनट सांस ले रहा हूं। अब सांस तो मैं ले रहा हूं, सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन मेरे लंग्स तक पहुंच गया। अब लंग्स तक पहुंच गया तो उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र का है, ब्लड का है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए आपका जो हार्ट रेट है, हृदय की जो गति है, जो सामान्यतः कितनी होती है, 72 प्रति मिनट, 72 पर मिनट होती है नॉर्मल केस में, तो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। हाइट पे आप जाएंगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीदिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक, हमारे शरीर के ऊतकों तक डिलीवर करने के लिए हार्ट रेट जो होता है, हृदय की जो गति है, ये भी 72 से बढ़ जाएगी, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, पर मिनट की बात कर रहा हूं मैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये तो इमीडिएट चेंजेस हुए, मतलब आप गए और चेंज हो गया। जैसे कि आप पहाड़ी वहाड़ी चढ़ते हो ना, इधर डोंगरगढ़ अगर चले जाओ आप, है ना,
तो डोंगरगढ़ चढ़ोगे तो एक तो शरीर को थकान भी हो जाती है और हमारे शरीर में एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और दूसरा मैंने बताया ऊंचाई पे जाने से ऑक्सीजन का टेंशन जो है सराउंडिंग में कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को हम लोग क्या करेंगे अपने लंग्स के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि अब ज्यादा समय तक आप उधर रहने लगे, है ना, तो अब रोज रोज थोड़ी हाँपते रहोगे, आप शिमला ही शिफ्ट हो गए, मनाली में ही शिफ्ट हो गए, मेरे को अब उधर ही रहना है, अब शिफ्ट हो गए, हम वहीं रहने लगे, ठीक है, तो रोज थोड़ी हाँपते रहोगे आप, है ना। तो क्या होता है आपके ब्लड में ना आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है, नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। आपको भी पता है कि आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल हैं, आरबीसी हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, तो मेन ऑक्सीजन का परिवहन करने का जिम्मेदार कौन है? हीमोग्लोबिन, जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी बढ़ चुका रहेगा तब तक, ठीक है। तो आरबीसी बढ़ने की घटना को, ठीक है, जब आपका नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं उसको? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। जब आरबीसी की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। तो ये 3-4 चेंजेस आप लोग ऑब्जर्व करिएगा जब आप, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट चेंजेस अकर इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है, श्वसन से रिलेटेड, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंगल लाइनर टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, देखिए आप इसको आराम से समझिएगा। वीडियो आई थिंक लंबा हो रहा है बट इट्स ओके, आप देखिएगा तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है सामान्य, उसको बोलते हैं यूपनिया, ठीक है, जो ये होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, जिसको मैंने बताया कि एक सामान्य वयस्क में 12 से 16 पर मिनट रहेगा, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको यूपनिया कहा जाता है, ठीक है, 12 से 16 पर मिनट रहेगा। इसी को एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ठीक है, इसी को यूपनिया को ही एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है। तो एक सिंपल टर्म हो गया नॉर्मल ब्रीदिंग, यूपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है? जब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, है ना, ये तो मौत हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग अगर लंबे टाइम तक रहेगा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन को होती है, और अगर हमारा सांस रुक जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले नुकसान किसको पहुंचेगा? ब्रेन को पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। तो एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब लंबे समय तक हो गया तो उसका डेथ होगा। कई बार आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, स्लीप एपनिया, कई बार हम लोग सोए रहते हैं ना, तो थोड़े से टाइम के लिए स्किप कर जाते हैं ब्रीदिंग, है ना, मतलब एकदम मिनिमम, उसको स्लीप एपनिया कहा जाता है। सो रहे हैं तो उतना पता नहीं चलता, तो लाइक, है ना, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं, राइट। अब बात करते हैं हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो एपनिया मतलब कम। तो ब्रीदिंग का जो रेट है सामान्य से कम हो जाए, 12 से 16 पर मिनट है एक नॉर्मल एडल्ट में, ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग सामान्य से क्या हो जाए? कम हो जाए, उसको हाइपोएपनिया कहा जाता है, ठीक है, नॉर्मल से कम हो जाए। और अगर नॉर्मल से बढ़ गया, जैसे अभी मैंने बताया, माउंटेन पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, या आप जब स्टर्नस एक्सरसाइज करते हो, दौड़ भाग करते हो, तो सांस लेने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको हाइपर एपनिया कहा जाता है, ठीक है। जब रेट क्या हो, दर जो है, श्वसन की जो दर है या ब्रीदिंग की जो रेट है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। बहुत समय पे ऐसा होता है, दौड़ते भागते एक्सरसाइज करते इस टाइम पे होता है, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ गए तो होता है, सीढ़ी चढ़ने से होता है, ठीक है, ये चलिए ठीक है। डिस्निया क्या होता है? डिस्निया, ठीक है, जब, है ना, ब्रीदिंग करते समय, ठीक है, दर्द हो, पेनफुल, डिस्निया दर्द, ठीक है, दर्द ए डिस्को, ठीक है, तो डिस्निया दर्द मतलब पेनफुल ब्रीदिंग। कई सारे बीमारियों में, श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कई सारे डिजीज में क्या होता है, जब सांस लेते हैं ना पेशेंट लोग, तो उनको पेन होता है, चेस्ट पेन, जैसे अभी मैंने चेस्ट डिस्कम्फर्ट आपको बताया हुआ था, तो इसको बोलते हैं डिस्निया। सिंपल बोलोगे तो डिस्निया का मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग। रिवाइज करा रहा हूं, नॉर्मल ब्रीदिंग यूपनिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग एपनिया, ब्रीदिंग जब रेट कम हो जाए हाइपोएपनिया, रेट जब बढ़ जाए हाइपर एपनिया, और जब पेनफुल ब्रीदिंग हो, है ना, दर्द के साथ हो, ठीक है, सांसों में दर्द बोल सकते हो आप, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्निया,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं। अब एक और अच्छी चीज हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि है ना, खाना खाते समय या पानी पीते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, है ना, खाना खाते समय या पानी पीते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। तो आप एक बात देखिएगा, आप कारण क्या है, ठीक है, भोजन करते समय या पानी पीते हैं हम तो उस समय बातचीत नहीं करना चाहिए, कारण क्या है आप लोगों ने, है ना, आजकल का देखिएगा लोग क्या करते हैं, खाना भी खा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। देखो एयर जब जाता है, ठीक है, नाक से लो चाहे मुंह से लो, ठीक है, तो फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता है, ठीक है, फूड भी वहीं से जाता है, फूड को तो मुंह से ही लेते हैं, फूड भोजन भी वहीं से जाता है, ईसोफेगस में जाना है उसको, और एयर को कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है, तो फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये है, ऐसा बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, इस पार्ट को मैंने क्या ले लिया, फेरिंग्स ले लिया, ठीक है, राइट। यहां पे एक है ना एपिग्लॉटिस कवरिंग होता है, आप मान के चलो इधर जाना है एयर को, तो इसको मैं लूंगा ट्रैकिया, ट्रैकिया ले लिया, और इसको ले लिया बेटा ईसोफेगस। समझ में आ रही बात? तो इस पे ना एक कवरिंग होता है, समझ में आ रहा है, इस पे एक कवरिंग होता है ग्लॉटिस के ऊपर, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन, ठीक है। और फेरिंग्स तो कॉमन रास्ता है, ठीक है, तो इधर ही से जाना है आपको एयर को भी, और इधर से जाना है आपके फूड को भी। समझ में आ रहा है, एयर को फूड को दोनों को एक कॉमन रास्ते से जाना है, ठीक है। तो कॉमन रास्ते से जाना है तो फूड को आगे जाना ईसोफेगस में चाहिए, और एयर को आगे जाना किधर चाहिए, है ना, ये आपको जाना चाहिए ट्रैकिया में। तो एपिग्लॉटिस ना एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस एक कवरिंग है, जब हम भोजन को निगलते हैं, ठीक है, ऐसा, तो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है, इस रास्ता को बंद कर देता है, ब्लॉक। भोजन को मैं निगल रहा हूं तो ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है, ये रास्ता बंद हो गया तो भोजन किधर, फूड किधर चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन आप देखिए जब हम बात कर रहे हैं, करते वक्त आप अपने हाथ मुंह के सामने हाथ को रख के देखिए, एयर निकलता है क्या? जब हम बात करते हैं तो एयर निकलता है, तो एयर निकल रहा है तो डेफिनेटली कहां से आ रहा है, फेरिंग्स के नीचे होता है बेटा लेरिंग्स, ठीक है। तो एयर निकल रहा है, आवाज कहां से निकलता है, लेरिंग्स से निकलता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं ना लेरिंग्स को, तो आवाज वहां से निकलता है, तो लेरिंग्स से होते हुए, तो जब बात करोगे आप तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। आप अपने मुंह के सामने अपना हाथ रखिए और थोड़ा सा आवाज निकाल के देखिए, तो एयर निकल रहा है, तो एयर तो ईसोफेगस साइड से आ नहीं रहा होगा, पक्का एयर कहां से आ रहा होगा, लंग्स से ही आ रहा होगा, फेफड़ों से ही आ रहा होगा एयर, ठीक है। तो बात जब करोगे आप भोजन करते समय, ठीक है, तो ये एयर जो है ना इधर से निकलेगा और आपका एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक। समझ में आ रही बात? शुरू से एयर और फूड एक कॉमन पाथ से जाते हैं फेरिंग्स के माध्यम से, एपिग्लॉटिस क्लोज करके रखता है ग्लॉटिस को, जो कि एयर का रास्ता है, ठीक है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो इस समय अस्थायी रूप से जो हमारा ब्रीदिंग है रुक जाता है। जब हम भोजन को निगलते हैं ना, डिग्लूटिशन बोलते हो, स्वॉलोविंग बोलते हो आप उसको, तो इस समय अस्थायी रूप से ये आपका जो कहना चाहिए ब्रीदिंग है वो सीज हो जाता है, सीजेशन बोलते हैं। जब सीज हो जाता है उसी को तो आपने एपनिया कहा था, इसको रिफ्लेक्स एपनिया कहा जाता है, रिफ्लेक्स। समझ में आ रहा बात? रिफ्लेक्स एपनिया क्या है? तो रिफ्लेक्स एपनिया भोजन को निगलते समय, ठीक है, स्वॉलोविंग ऑफ फूड के टाइम पे, ठीक है, ब्रीदिंग का थोड़े से समय के लिए रुक जाना, ठीक है, और ये होना चाहिए, अदरवाइज आपका फूड किधर चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, एयर के पाइप में चला जाएगा, चोक हो जाएगा, मौत हो जाएगी, अस्पताल नहीं पहुंच पाओगे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर ये चोक हो गया बेटा, है ना, चोक हो गया, मान लो शुरू में तो क्या होगा, जब जैसे ही थोड़ा बहुत पानी गया या थोड़ा बहुत भोजन जाएगा तो आप खांस के उसको निकालोगे ऐसा लाइक, समझ में आ रही बात? आप खांस के उसको निकालोगे, लेकिन मटेरियल ज्यादा चला गया और आपके खांसने से नहीं निकल पाया तो वायु का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा बेटा, चोक हो जाएगा। अब आप कितने देर तक बिना सांस के रह सकते हो? तो जब तक आप अस्पताल में जाओगे और अस्पताल पहुंच भी गए, मान लो चोक हो गया, अस्पताल पहुंच गए, धीरे धीरे सांस भी ले रहे हो, तो ऑपरेशन थिएटर रेडी थोड़ी है वेलकम करने के लिए कि आप आ रहे हो और आपको सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गला काट दिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो बहुत चांसेस होते हैं इस केस में पेशेंट के डेथ हो जाने की, जब उसका विंड पाइप क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। तो है बहुत छोटी सी बात, इसलिए हम कहते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी सबको पढ़ना चाहिए। तो होता क्या है, चोक हो जाएगा तो डेथ हो सकती है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए,
ठीक है, बात नहीं करना चाहिए, पानी पीते समय या कुछ खाते पीते समय बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तो इसके पीछे ये लॉजिक था। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।